हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एफएमसीजी कंपनीज के बारे में, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के बारे में। आज का दूसरा वीडियो है, दो तीन कंपनी कवर करने की, इसमें भी कोशिश कर लेते हैं। अगर हम बात करें हिंदुस्तान में जो बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, जैसे आप नेस्ले इंडिया के बारे में बात करो या एचयूएल के बारे में बात करो, यहाँ पर कोई अंडरलाइन स्ट्रेंथ ही नहीं है। यहाँ पर ना वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, ना वैल्यू ग्रोथ आ रहा है। अगर आप देखोगे इनके रेवेन्यूज पिछले 7-8 क्वार्टर से 1% बढ़ रहे हैं, 2% बढ़ रहे हैं, 3% बढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा का ये लोग ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे। और यहाँ पर फंडामेंटली प्रॉब्लम आ रही है। देखो, पहली प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो जीडीपी का ग्रोथ रेट नंबर है ना, वो कम आ रहा है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं। देखो, इनका प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? इनका प्रोडक्ट खरीदेगा हिंदुस्तान का आदमी। अगर हिंदुस्तान के आदमी के पास जेब में ज्यादा पैसा बचेगा तभी तो जाके वो एचयूएल का प्रोडक्ट खरीद पाएगा। जब आपका जीडीपी ग्रोथ ज्यादा नहीं होता, मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होती कंट्री में, या उतने लेवल पर नहीं होती, तो क्या होता है, उनकी जेब में पैसा कम बच रहा है। अगर आप बात करो, एचयूएल का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है कि भाई एचयूएल के प्रोडक्ट के बिना उसका घर चलना बंद हो जाएगा या उसकी जान चली जाएगी। देखो, दवाई एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आज उसका भाव 100 रुपए, 100 से बढ़ के अगर 200 भी हो जाता है, आपको दवाई लेके आनी आनी पड़ेगी। एचयूएल के प्रोडक्ट के साथ वो चीज नहीं है। आप उसको थोड़ा सा कंजूसी से इस्तेमाल करोगे, आप उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दोगे, आप एचयूएल की बजाय कोई और लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट लेना प्रेफर कर लोगे, तो आप उसको डेफर कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, सस्ता वाला प्रोडक्ट उठा सकते हो। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो लोगों के हाथ में पैसा बच नहीं रहा, तो इसलिए लोग बाग सस्ते ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, थोड़ी कंजूसी से खर्चा कर रहे हैं, उतनी स्पेंडिंग पावर नहीं बची लोगों के पास। सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में हम बात करें कि ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि इनका ओवरऑल पेनिट्रेशन तो हो चुका है, ये अब हर घर में पहुंच चुके हैं। आपको नेस्ले का प्रोडक्ट, एचयूएल का प्रोडक्ट हिंदुस्तान के हर घर घर में मिल जाएगा। आपको लक्स का साबुन मिलेगा, डव का साबुन मिलेगा, मतलब जो भी इनका प्रोडक्ट रेंज है वो हर घर में पहुंच चुका है। अब इनका आइडियल सिनारियो में नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ आना कैसे चाहिए, वो इस तरीके से आना चाहिए कि इंडिया में अगर जीडीपी ग्रोथ नंबर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचने लगे, तो लोग बाग अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेंगे। वहां से इनका नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आना चाहिए कि भाई जो आदमी पहले लक्स का साबुन इस्तेमाल कर रहा था, अब वो डव इस्तेमाल करेगा। वो उसमें प्रीमियमाइजेशन देखने को मिलेगा कि भाई लक्स 100 रुपए का आता है, डव 200 रुपए का आता है, तो 100 से 200 का जंप देखने को मिला, तो उसका रेवेन्यू में बूस्ट देखने को मिला, एचयूएल का रेवेन्यू बढ़ गया उस तरीके से। क्योंकि अब आप और डीप पेनिट्रेशन तो कर नहीं सकते। अगर आपके पास, हम बात करें कि 120 करोड़ की हमारी जनता है या 150 करोड़ की जनता है, 5 मेंबर हर फैमिली में माने तो 30 करोड़ फैमिली है, तो आप 30 करोड़ में से 28 करोड़ के पास, 27 करोड़ के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हो। आप उससे ज्यादा कोई और डीप पेनिट्रेशन करके कोई ग्रोथ लेके ही नहीं आ सकते। अब आपका नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ इस प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड, की वो सस्ते प्रोडक्ट की बजाय और महंगा प्रोडक्ट खरीदना चालू कर दे। बट अभी तो हमें उल्टा चीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो महंगा छोड़ के सस्ते की तरफ जा रहा है। तो अगर जीडीपी के नंबर्स अच्छे आएंगे, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो इन सारी कंपनी का ग्रोथ वापस आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी 25-30%, 40% का ग्रोथ कर देंगी, बट हाँ, एटलीस्ट जीडीपी से 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स ग्रोथ तक ये कंपनी आ सकती है। बट आज के दिन तो वो सिनेरियो हमें देखने को मिल ही नहीं रहा। उसके बाद एक और चीज है, यहाँ पर ये लोग इन्फ्लेशनरी प्रेशर से जूझ रहा है। अब क्या हो रहा है कि हमारी जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस तो रही है बढ़। अब आप ये प्राइस कंज्यूमर को पास ऑन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि यार अभी मैं कंज्यूमर को 100 रुपए में लक्स बेच रहा हूं, अगर मेरे को प्राइस पास ऑन करना पड़ेगा तो 100 रुपए का लक्स 110 रुपए का हो जाएगा। अभी मेरा लक्स वाला कस्टमर मेरे को छोड़ के जा रहा है, वो किसी लोकल ब्रांड का साबुन खरीद रहा है जो 80-90 रुपए में आ रहा है। तो अगर मैंने 100 का 110 कर दिया तो मेरी सेल तो और भी ज्यादा गिर जाएगी। मेरा कंज्यूमर किसी और थर्ड पार्टी ब्रांड के पास चला जाएगा, मेरे को तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, मेरा जो सबसे कम प्राइस वाला प्रोडक्ट है उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो एंड ऑफ द डे ये कंपनियां फंस रही हैं दोनों तरफ से, कि ना तो ये कंज्यूमर की तरफ से प्राइस बढ़ा सकते हैं और इधर से इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है, तो इनका खर्चा बढ़ रहा है, ये कंज्यूमर को प्राइस पास ऑन कर नहीं पा रहे, तो इसलिए इनके इबिटा मार्जिन पे भी फर्क देखने को मिल रहा है। आप देखोगे कि जिस पेस पे इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है या वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, उस पेस पे, उससे ज्यादा पेस पे इनके खर्चे बढ़ रहे हैं। कि भाई रेवेन्यू बढ़ा आपका 2-4-5% से, आपको पता चला आपका जो कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल है दैट वेंट अप बाय 15-20% के आसपास। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लमेटिक चीज हमें देखने को मिल रही है। तो हमें यही देखना है कि भाई ये सारी चीजें ठीक कब होती हैं। आज के दिन तो कोई वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज इस पूरे बड़े एफएमसीजी स्पेस में तो है ही नहीं। हाँ, कुछ छोटी कंपनियां, जैसे अगर हम बात करें मिसेस वेक्टर फूड्स के बारे में, तो वो फिर भी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, वो 18-20%, 25% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हैं। बट अगर आप देखोगे नेस्ले, एचयूएल, ये डाबर, इन सारी कंपनी का तो ग्रोथ एकदम खत्म हो चुका है, नेग्लिजिबल ग्रोथ कर रहा है। मतलब नेस्ले का अगर आप देखोगे 1 से 2% का गाइडेंस था, 3% का ग्रोथ आ गया, तो लोगों ने खुशी मनाना शुरू कर दिया। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अगर आज भी हम माने 6% की है, तो 6% जीडीपी ग्रोथ में 3% के रेवेन्यू में हमें खुशी मना रहे हैं, तो बहुत, मतलब बहुत ही दुखदायी स्थिति है। यहाँ पर कुछ चीजें अच्छी हो नहीं रही। अब एक और चीज समझनी पड़ेगी,
अगर चीजें अच्छी हो नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाएगा। अब उसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, थोड़े से उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे, इन सारी कंपनियों को पता है कि यार हम इस कैपिटल का कुछ कर नहीं सकते, कि भाई अगर आज हमने 100 रुपए का प्रॉफिट बना लिया, पैट बना लिया 100 रुपए का, तो 100 रुपए को हम री इन्वेस्ट करके कोई एडिशनल ग्रोथ लेके नहीं आ सकते, क्योंकि हमें पता है कि भाई हम घर घर तक पहुंच गए हैं। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि और ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा लें कि भाई हम पहले 10 दुकानदार पे थे, अब 20 दुकानदार पे पहुंच जाएंगे। हम ऑलरेडी छोटा मोटा इंक्रीमेंटल 1-2% का ग्रोथ इज डिफरेंट पार्ट, बट कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लेके नहीं आ सकते। उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कैपेबिलिटी रखता है स्केलिंग अप का, कि वहां पर भी हमें खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये जो 100 रुपए हमने कमा लिए, इसका कोई इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है जिससे हम कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट दे पाए हमारे शेयर होल्डर्स को। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा डिविडेंड आउट कर देते हैं। आप देखो नेस्ले 80-90% के आसपास का अपना पार्ट डिविडेंड बांट देता है। सेम केस विद एचयूएल, वो तो 100%, इस बार तो शायद 100% से भी ज्यादा, मतलब जो पुराना पैट था उसमें से भी पैसा निकाल के इन्होंने डिविडेंड दे दिया। तो अब क्या हुआ, अगर फॉर सपोज आपका एचयूएल का शेयर 100 रुपए का है और 100 रुपए पे आपको 2 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, आपका डिविडेंड यील्ड बन रहा है 2%। तो अगर एचयूएल का स्टॉक फॉल्स फ्रॉम 100 रुपीज टू 50 रुपीज, आपका डिविडेंड यील्ड 4% का हो जाएगा। आपको 50 रुपए भी मिलेंगे तो 2 ही रुपए, क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट उतना ही बना रही है ना। शेयर प्राइसेस आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, कोई शेयर प्राइस का और प्रॉफिट बनाने का कोई लिंकेज ही नहीं है। ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई, अगर कंपनी खराब रिजल्ट दे रही है, पैट गिर रहा है, तो हाँ शेयर प्राइस गिरेगा, वो एक अलग चीज है। बट अगर आप बात करो कि विद इन द क्वार्टर अगर शेयर प्राइस 5% बढ़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी का रेवेन्यू 5% बढ़ जाएगा या पैट 5% बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से हम लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर जीरो लिंकेज है। तो फॉर सपोज आज कोई बंदा सोचता है कि यार ठुकाई पिटाई करके एचयूएल के स्टॉक को जो 100 रुपए का है, 100 रुपए से गिरा के 50 रुपए कर देते हैं, या फॉर सपोज 25 रुपए कर देते हैं। तो अगर आपका 75% रिडक्शन इन एचयूएल शेयर प्राइस आ गया, तो आपको मिलेंगे तो अभी भी 2 ही रुपए, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट तो उतना ही बना पा रही है, कंपनी के प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आई। तो अगर आपको 25 रुपए पे 2 रुपए का डिविडेंड मिल गया, तो वो लगभग 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 10% के आसपास का डिविडेंड यील्ड बन गया। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि एक बिजनेस जो 3-4-5% का ग्रोथ दिखा रहा है, उसके साथ साथ आपको 10% का डिविडेंड यील्ड मिल जाए। तो ऐसा बहुत ही इम्पॉसिबल या बहुत बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है कि एक मोमेंटरली वो फेज आता है जब आपको ये सारे स्टॉक्स इस वैल्यूएशन पे मिल रहे होते हैं कि भाई बहुत ज्यादा पिट चुका है, डिविडेंड यील्ड भी 7-8% के आसपास पहुंच गया, और स्टॉक में भी 4-5% के आसपास का ग्रोथ है। वो मतलब वो कोरोना वाला पीरियड होता है कि सबकी ठुकाई पिटाई हो गई, इसकी वजह से ये इस लेवल्स पे आ गए। चलिए ये चीज भी हमने समझ ली। तो इसकी वजह से ये लोग टाइम करेक्शन में चले जाते हैं कि भाई डिविडेंड यील्ड 2% का ही रहा, बट आपको देखने को मिला कि भाई एचयूएल का स्टॉक 2021 में भी 100 रुपए का था, 2025 में भी 100 रुपए है। और जब तक हम आगे आगे जब तक ग्रोथ नहीं आता कि ये 2-4-5% का ग्रोथ बढ़ के 10-12-15% का नहीं हो जाता, तो पता चलेगा 2027 में भी शायद वो 1000 रुपए का ही रह जाए। तो इससे हो क्या रहा है, आपका नीचे से अर्निंग्स तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाहे वो 2-4-5% पे ही बढ़े। अब पी रेशो क्या है, पी इज नथिंग बट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। प्राइस आपका रह गया कांस्टेंट कि भाई 4 साल आपका प्राइस कांस्टेंट रहा, अर्निंग धीरे 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 5%, 7%, 5%, 7% करके बढ़ रहा है। तो ओवरऑल आपका पी रेशो नीचे आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो कंपनी पहले 100 के पी रेशो पे थी, अब उसने 4 साल सेम प्राइस पे बिता दिए, बट वो 100 का पी रेशो घट के 50 का पी रेशो हो गया। तो यहाँ पर हमें टाइम करेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर कभी भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि भाई एचयूएल में हमें 20% के आसपास का गिरावट देखने को मिल गई एक ही दिन में, या एचयूएल 50% डाउन फ्रॉम द टॉप। वो वाली कंपनीज नहीं है, बट ये ग्रोथ कंपनीज भी नहीं है। ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा। और देखो पैसा तो तभी बनेगा जब ईपीएस में ग्रोथ आएगा, अर्निंग पर शेयर आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप एक शेयर होल्डर हो। अगर आपके पर शेयर पे कमाई नहीं बढ़ रही, तो कोई कोई कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई नंबर्स के खेल में क्या हो रहा है। कि भाई अगर हम नेस्ले को देखें, तो नेस्ले में अगर मैं बात करूं मार्केट कैप के बारे में, तो 2,32,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और उसमें ये लोग 4.5% के आसपास का ग्रोथ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जो बहुत ही बेकार नंबर है। मतलब 6% की जीडीपी ग्रोथ में आप 4.5% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हो, तो मतलब अनएक्सेप्टेबल ही है। इससे इससे बुरा आप कुछ कर नहीं सकते, बहुत बेकार नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें इनके पैट के बारे में, तो पैट में तो डीग्रोथ ही हमें देखने को मिल गया 6.6% के आसपास का। अब ये क्यों हुआ, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि भाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है और कंज्यूमर को पास ऑन कर नहीं सकते, तो आपको एंड ऑफ द डे खुद के ऊपर ये छुरा मारना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अब ये जो 5-6% के आसपास का इन्फ्लेशन एक्स्ट्रा आ रहा है, ये अब मैं मेरे ऊपर बर्डन लूंगा, मैं कंज्यूमर के लिए प्राइसेस नहीं बढ़ाऊंगा। तो देखो तभी आपको पता चलेगा कि रेवेन्यू में तो 4-4.5% का इंक्रीज आया, बट जो कॉस्टिंग है सेम प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्टिंग में कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसकी प्राइसेस
13% के आसपास से इंक्रीज हो गए कि भाई पहले अगर इनको एक लक्स का साबुन बनाने में 100 रुपए लगते थे, या चलो नेस्ले की बात है तो एक मैगी का पैकेट बनाने में इनको 10 रुपए लगते थे, तो अब वही मैगी का पैकेट बनाने में इनको 10 रुपए की जगह 11 रुपए 30 पैसे लग रहे हैं। 13% के आसपास का इंक्रीमेंट आ गया, तो ये प्रॉब्लम है। बट ये 1 रुपए 30 पैसे से अपने मैगी का प्राइस नहीं बढ़ा पाए, ये चीज समझने की जरूरत है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी सी हिंदुस्तान यूनिलीवर की, एचयूएल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इनके बारे में बात करें, इनका 5,50,000 करोड़ रुपीस के आसपास का मार्केट कैप है। इनका अगर आप रेवेन्यू नंबर देखोगे तो यहाँ पर 3% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ, और पैट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3-3.5% के आसपास का पैट में डी ग्रोथ आ गया। सेम केस कि भाई डिमांड आ नहीं रही, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, अगर कंज्यूमर के ऊपर प्राइस पास ऑन कर दिया तो हमारी डिमांड बच जाएगी, हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कुछ डिस्काउंट्स भी देने पड़ रहे हैं कि जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, आए, खरीदी करे, कुछ खर्चा करे, हमारा रेवेन्यू बढ़ाए, उसके लिए आपको डिस्काउंट्स भी देने पड़े। तो वो ये सारी चीजें मिला के इनका ओवरऑल कहानी खराब ही चल रही है। उसके बाद अगर एचयूएल के बारे में हम बात करें तो एचयूएल एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ देता है। वो हमें बताता है कि यार हम ऐसा सोचते हैं कि रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, रूरल इंडिया गरीब मार्केट है या कम पैसे वाला मार्केट है, बट ऐसा नहीं है। रूरल इंडिया अभी भी बेटर कर रहा है अर्बन इंडिया से। अब क्यों है ये चीज? क्योंकि जो अर्बन इंडिया की पॉपुलेशन है ना, अगर आप उसको देखोगे कि भाई कोई नौकरी करने के लिए एक एक अपने होम टाउन को छोड़ के एक दूसरे शहर में आया, उसको बहुत ज्यादा मार पड़ रही है इन्फ्लेशन की। उसके लिए रेंट बढ़ गया है, उसके लिए लिविंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, उसकी बिल्कुल बैंड बच चुकी है। तो वो वहां पर बहुत ज्यादा खर्चा कट करने की कोशिश कर रहा है। उसकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहे, उसकी नौकरी चली गई है, या उसकी नौकरी में पे कट्स हो रहे हैं कि भाई आपको हम 70% सैलरी दे पाएंगे। तो वो इतनी सारी चीजों से जूझ रहा है कि उसके पास पैसा ही नहीं है खर्चा करने के लिए। वहीं जो रूरल इंडिया है वो अपने डिमांड को फिर भी सस्टेन कर पा रहा है। तो रूरल इंडिया इज डूइंग बेटर देन द अर्बन इंडिया। ये चीज हमें पता चलती है एचयूएल की रिपोर्ट से या एचयूएल के रिजल्ट से। ये चीज में हमें समझने की जरूरत है। कोई खास ग्रोथ है नहीं, 2% का सेल्स में ग्रोथ है, 2% का वॉल्यूम में ग्रोथ है। इस ग्रोथ से तो आप कुछ बहुत शानदार कर नहीं सकते ना, इसको आप शानदार चीज बोल सकते हो। अगर इन्फ्लेशन के बारे में आपको छोटी सी चीज ही पता है, जैसे इनका पाम ऑयल है, तो पाम ऑयल के प्राइसेस वर आप 18% ओवर वाई लेवल। अगर आप टी के प्राइसेस बात करें तो टी के प्राइसेस वर आप 18-19% ओवर वाई लेवल। हाँ, क्रूड ऑयल के बारे में अगर हम बात करें तो 3-4% के आसपास का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, वो बात सही है। बट जो आपकी बहुत सारी कमोडिटीज हैं, जो आपकी बेसिक कमोडिटीज है, वहां पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला और ये लोग कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पाए। ऊपर से कंज्यूमर को डिस्काउंट देना पड़ गया। सारी की सारी कहानी यही घूम फिर के आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद अगर इनका थोड़ा सा रेवेन्यू सेगमेंटेशन देख लें, कोई फायदा नहीं है बट ठीक है देख लेते हैं। 37% आता है होम केयर बिजनेस से, 25% आता है फूड से, 21% आता है ब्यूटी से, ब्यूटी एंड वेलनेस से, और रिमेनिंग 15% आता है पर्सनल केयर वाले बिजनेस से। और कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है कि आउटशाइन कर रहा हो कि भाई ठीक है बाकी 4 सेगमेंट बेकार कर रहे हैं बट पर्सनल केयर वाला सेगमेंट 30% का ग्रोथ दिखा रहा है, 20% का ग्रोथ दिखा रहा है। सबकी हालत उतनी ही खराब है, सबकी बैंड उतनी ही बची पड़ी है। चलिए, ये तो हो गई थोड़े से दो डिप्रेसिंग से स्टॉक्स जिनकी हालत खराब है, मतलब प्रीवियस रिजल्ट से भी बेकार रिजल्ट देते हुए आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी के बारे में। हम बात कर लेते हैं हैवेल्स इंडिया के बारे में। इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा? क्योंकि ये अपनी हिस्टोरिक लेवल से ज्यादा रेट पे ग्रो कर गए इस बार। अगर हम बात करें इनके मार्केट कैप के बारे में, तो हमें पता चलेगा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इनका मार्केट कैप है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या। अब इनके जो दो मेजर बिजनेसेस हैं या दो मेजर बिजनेस सेगमेंट्स हैं, वो है इनका केबल एंड वायर वाला सेगमेंट, और दूसरा है इन्होंने एक एक्विजिशन किया था लॉयड का। लॉयड क्या करता है? वो एसी बनाने वाला कंपनी है, और अब ये गर्मियों का सीजन था तो यहाँ पर छप्पड़ फाड़ के एसी बिके हैं, और यहाँ पर जबरदस्त ग्रोथ भी हमें देखने को मिला। तो इस दो मेन सेगमेंट के बलबूते पे इस कंपनी ने 20% के आसपास का रेवेन्यू में ग्रोथ क्लेम कर दिया। अब इससे हुआ क्या? जो कंपनी पहले 17-18% के आसपास का ग्रोथ करता था, वो अब 20% के मार्क को क्रॉस कर गया। तो इसने इंप्रूवमेंट दिखाया। तो देखो, ट्रेंड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखो कि एक कंपनी 70% का ग्रोथ कर रहा है, इंडस्ट्री एवरेज इज एट 30%, और उस कंपनी का 70% से ग्रोथ गिर के 40% आ जाता है, तो अभी भी है तो इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर ही, इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है। बट यहाँ पर रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ है, और रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर यहाँ पर हम ट्रेंड देखें तो हम बात करेंगे कि भाई पॉलीकैब थोड़ा सा ज्यादा रेट पे बढ़ रहा है, 25% के आसपास बढ़ रहा है जब उसका लास्ट रिजल्ट आया था। सेम गोज फॉर शायद केईआई भी थोड़ा सा ज्यादा रेट पे बढ़ रहा है, वो शायद 20-21% के आसपास ही बढ़ रहा है, मोर और सिमिलर रेंज में बढ़ रहे हैं। बट हैवेल्स का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, पॉलीकैब का ट्रेंड थोड़ा सा नीचे की तरफ है। पॉलीकैब में हमें थोड़ा सा रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिला,
हैवेल्स के साथ उल्टा हुआ, वो 17-18% से बढ़ के 20-21% की तरफ चल गया, ये जो बहुत बहुत ही बेहतरीन बात है। उसी के बाद अगर हम बात करें पैट के बारे में, तो पैट में हमें ऑपरेटिंग लेवरेज जरूर नहीं देखने को मिला, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर भी सेम चीज है कि हमारे जो कॉस्टिंग है वो बढ़ गई, कॉस्टिंग बढ़ गई, इसकी वजह से इबिटा मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिला। पैट में भी हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, सिर्फ 16.7% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला ओवरऑल वाई वाई लेवल। बट कोई पैट ना बढ़ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है, पैट आप कभी भी बढ़ा सकते हो, आपके लिए जोर आता है रेवेन्यू बढ़ाने में। देखो पैट बढ़ाने का सिंपल सा तरीका है कि आप कॉस्ट कटिंग कर लो, कि भाई आप पहले 100 आदमियों से काम ले रहे थे, अब आप 90 आदमी से काम लो, उनका थोड़ा वर्कलोड बढ़ा दो, तो आपने 10 आदमियों की सैलरी बचा ली, आपका पैट बढ़ गया, आपके मार्जिन बढ़ गए। द मेन पॉइंट इज टू ड्राइव सेल्स। अगर आप सेल्स नहीं बढ़ा पा रहे हो तो फिर आप पैट कभी भी नहीं बढ़ा पाओगे, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। तो सेल्स या रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पर हमें इंक्रीज होता हुआ और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, जो एक बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद अगर हम इनका रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखने जाएं, 33% आता है केबल एंड वायर वाले स्पेस में से, जो 21% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहा है। उसके बाद 29% आता है लॉयड वाले बिजनेस से, जो इस बार 40% का ग्रोथ दिखा है, 40% के आसपास से वो इंक्रीज किया, बहुत बेहतरीन। और क्यों? क्योंकि वो समर सीजन था, एसी का सेल्स था, थोड़ा सीजनैलिटी फैक्टर आ गया, इसलिए बहुत अच्छा सेल रहा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर का, जो 15% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहा है, 15% के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 9% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहा है। उसके बाद आता है 11% हमारा स्विच गियर बिजनेस से, जो 6.2% के आसपास का ग्रोथ दिखा रहा है। और उसके बाद कुछ और छोटे मोटे सेगमेंट है, जैसे लाइटिंग वाला, एलईडी लाइटिंग वाला सेगमेंट, और उनकी तो बैंड ही बजी पड़ी भाई। एलईडी लाइटिंग में तो जो प्योर प्ले एलईडी लाइटिंग कंपनीज है, जैसे फोकस लाइटिंग वगैरह है, उनकी तो बिल्कुल ही बैंड बजी पड़ी है। तो एलईडी वाला तो हाईली कमोडिटाइज मार्केट है, इसलिए वहां पर ग्रोथ नहीं आ रही। बट हाँ, जो इनके ड्राइविंग सेगमेंट्स हैं, दैट आर आपका केबल एंड वायर वाला स्पेस एंड जो आपका लॉयड कंज्यूमर वाला, जो एयर कंडीशनिंग वाला स्पेस है, वहां से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, हर चीज में कंपनी ने इंप्रेसिव रिजल्ट पोस्ट किया। अगर आप रिटर्न रेशियोज देखो, इनका आरओई इंप्रूव हुआ, इनका आरओए इंप्रूव हुआ, इनके डेटर डेज इंप्रूव हुए, इनकी इन्वेंट्री साइकिल इंप्रूव हुई, तो हर चीज कंपनी बेहतर ही कर रहा है, वहां पर कोई भी दिक्कत हमें देखने को मिले नहीं। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और बात करें, इनको थोड़ा सा और फायदा भी मिला कमोडिटी प्राइस चेंजेस की वजह से, कि भाई जो हमारे कॉपर के प्राइसेस हैं, या जो इलेक्ट्रिकल केबल में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पॉलीमर के प्राइसेस है, वहां पर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला ओवर वाई वाई लेवल, तो वहां से भी इंक्रीज देखने को मिला। क्योंकि देखो, जो आपका केबल एंड वायर वाला बिजनेस है ना, दैट इज हाईली कमोडिटाइज्ड। आप कॉपर के ऊपर एक इंसुलेटिंग प्लेट लगा के बेच रहे हो, और उससे ज्यादा आप कोई उसमें तगड़ा काम नहीं कर रहे। अगर आप बात करो कि अगर हैवेल्स अपना वायर 10 रुपए मीटर पे बेच रहा है और पॉलीकैब 8 रुपए मीटर पे बेचना शुरू कर दिया, तो सारे का सारा डिमांड पॉलीकैब के पास चला जाएगा। हैवेल्स के पास ऐसी कोई वैल्यू एडेड टेक्नोलॉजी नहीं है कि यार मैं तो घर में हैवेल्स का ही तार लगाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। जो सस्ता बनाएगा, सेम क्वालिटी बनाएगा, ये हाईली कमोडिटाइज्ड आइटम्स है। तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ जाती हैं, मेटल्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो इन सारी कंपनी को एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। ये कहती है कि यार हमारे कॉपर के प्राइसेस बढ़ गए, तो हम महंगे दाम पे बेचेंगे, अब हम 10 रुपए की बजाय 12 रुपए पे बेचेंगे, 20% प्राइस बढ़ गया, तो इनके ऑटोमेटिकली रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं। इसका इनवर्स भी ट्रू है कि अगर कॉपर के प्राइसेस घट जाते हैं तो इनके रेवेन्यूज पे थोड़ा सा इंपैक्ट आ जाता है, क्योंकि सामने वाला कंज्यूमर भी कहता है कि भाई कॉपर के प्राइसेस 100 से घट के 80 हो गए, तो अब आप मेरे को तार 10 रुपए मीटर की बजाय 8 रुपए मीटर पे दोगे। तो ये चीज तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है, बट यहाँ पर इसका थोड़ा सा एडेड बेनिफिट भी हमें देखने को मिला, वो हमें सोच के चलना है। तो चलिए, यही था इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो बनाया, जो एफएमसीजी कंपनी पढ़ ली, वहां पर हमें समझ भी आ गया कि भाई क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और इस खराब परफॉर्मेंस में हमें करना क्या चाहिए। यहाँ पर वैल्यूएशन देख के कोई मतलब बनेगा नहीं। चलिए, और उसके बाद अगर हम बात करें, चलो एचयूएल कह रहे हैं, हैवेल्स की वैल्यूएशन के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 100 के पी, ऑलमोस्ट 100 का पी तो नहीं है, शायद 70 का पी, 68 के आसपास का इनका पी है। तो 68 के पी पे 20% का ग्रोथ, थोड़ा सा तो प्रीमियम चार्ज हो रहा है, बट हमें वही देखना पड़ेगा क्या बाकी कंपनीज इस लेवल का ग्रोथ लेके आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। क्या पॉलीकैब 20% से ज्यादा पे ग्रो कर पाएगा? क्या पॉलीकैब और केईआई या आरआर काबिल इनसे ज्यादा रेट पे ग्रो कर पाएंगे? और ग्रो कर पाएंगे तो फिर उस टाइम उनका पी रेशियो क्या है? तो हमें रिलेटिव वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा कि भाई अगर पॉलीकैब 40% का ग्रोथ दिखा रहा है 20 के पी पे, तो पॉलीकैब इज मच बेटर कंपनी इन कंपैरिजन टू हैवेल्स, अगर हम बात करें वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। बट वहीं अगर जो हमारा पॉलीकैब है, पॉलीकैब भी 20-25% के आसपास का ग्रोथ करता है, उसका पी 100 का है, तो उसमें रिलेटिवली हमें हैवेल्स थोड़ा सा सस्ता कंपनी देखने को मिलेगा। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी। इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू।